अध्याय 21 सीमेंगजिंग, मैं बीमार हूँ, मुझसे पंगा मत लो एक। इसी बात से सोन तेंगफेई सबसे ज्यादा भड़क गए थे। वह उदास होकर ऊपर गए, संपत्ति का कागज लाए और नीचे आते हुए बोले, क्योंकि वह मेरी बेटी है, मैं खुद उसके साथ उसका पंजीकरण कराने जाऊंगा। ये संपत्ति का कागज ऐसी चीज थी जो सोन तेंगफेई कभी भी किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे, इसे खुद अपने पास रखने में ही उन्हें सुकून मिलता था। यही असली वजह थी कि वह सीमेंगजिंग के साथ उसका पंजीकरण कराने के लिए तैयार हो गए थे। सी मिंगजिंग, जो अंदर से शांत थी, सोन तेंगफेई के साथ पुलिस स्टेशन में अपना पंजीकरण कराने गई। उसके बाद वे अपनी आईडी कार्ड की फोटो खिंचवाने के लिए सिविल अफेयर्स सेंटर गए। जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गईं, तो सोन तेंगफेई ने चिढ़कर कहा, चूंकि आपको पुराने मास्टर सू वापस लाए थे, आपको कुछ समय के लिए सू परिवार के पास ही रहना चाहिए। पृथ्वी पर एक बार जब बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो माता पिता का कानूनी तौर पर उनका समर्थन करने का कोई दायित्व नहीं रहता। मुझे और भी काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। सी मिंगजिंग ने अपनी जेब में हाथ डालकर अचानक एक चालाकी भरी बात कही, पिताजी, मैं ये परिवार के यहाँ रुक रही हूँ। सोन तेंगफेई का एक पैर पहले से ही कार में था जब उन्होंने ये सुना। वह अचानक मुड़े और सी मिंगजिंग को अविश्वास से घूरने लगे। आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिंग ने थोड़ा और साफ किया, मैं ये परिवार के बच्चे के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई हूँ और उसने मुझे अपने घर रुकने के लिए बुलाया है। सोन तेंगफेई की आवाज में अभी भी अविश्वास की हल्की सी घबराहट थी। आप किस ये परिवार की बात कर रही हैं? उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिंग ने धीरे से कहा, जैसे कि वह पृथ्वी के प्रभावशाली परिवारों से अनजान होने का ढोंग कर रही हो। मुझे नहीं पता कि कौन सा ये परिवार है, उसने कहा, लेकिन उस बच्चे के पिता का नाम मो यिन्हे है। सोन तेंगफेई ने गहरी सांस ली। ये बहुत ही अप्रत्याशित था। क्या वे ऑनलाइन अफवाह हैं कि मो यिन्हे आपसे शादी करना चाहते हैं? क्या वे सच हैं? उन्होंने पूछा। सी मिंगजिंग ने सोन तेंगफेई की आंखों में अवसरवादिता की चमक को नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह मो यिन्हे के ससुर बनने की कल्पना कर रहे थे, अगर वह उनसे शादी कर लेती। सी मिंगजिंग के होंठों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोन तेंगफेई इतनी आसानी से फंस जाएंगे, लेकिन उन्हें इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। सी मिंगजिंग ने तुरंत पलटवार किया, बेशक ये झूठा है। ये बस बचपना था। उस बच्चे ने ऑनलाइन मेरा विवाह घोषणा देखा और साइन अप कर लिया, लेकिन क्योंकि वह नाबालिग है और जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता, उसने अपने पिताजी के नाम का उपयोग करके पंजीकरण किया। हालांकि बूढ़ी महिला मुझे बहुत पसंद करती हैं और उन्होंने कहा कि वह मुझे भावी जीवनसाथियों से मिलवाना चाहती हैं। बूढ़ी मालकिन ने यह भी कहा। डॉट डॉट ओह छोड़िए, कुछ नहीं। सी मिंगजिंग ने अपने होंठों को काटा, उनकी आवाज में संकोच था जैसे कुछ छिपा रही हो। बूढ़ी मालकिन ने क्या कहा? सोन तेंगफेई ने जोर दिया, जो चारा खा चुके थे। सी मिंगजिंग ने धीरे से अपने होंठों को काटा, उनकी आवाज में कुछ मुश्किल होने का भाव था। बूढ़ी मालकिन ने कहा कि यह बेहतर होता अगर मैं सोन परिवार की बेटी नहीं होती। सोन तेंगफेई तनाव में आ गए। उसका क्या मतलब है? सी मिंगजिंग ने बहुत देर तक संकोच किया और फिर कहा, ऐसा लगता है कि ये परिवार की बूढ़ी मालकिन बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को इंपीरियल कैपिटल में पहले कभी धमकी नहीं दी गई थी और केवल तू आज सोन परिवार ही इतना मूर्ख था कि उसे अपनी जगह नहीं पता थी। उन्होंने ये भी कहा कि वह 3 सेकंड में सोन ग्रुप को दिवालिया कर सकती हैं। सोन तेंगफेई का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सी मिंगजिंग ने डर का भाव दिखाते हुए कहा, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं पिताजी। मैंने ये परिवार की बूढ़ी मालकिन से विनती की और उन्होंने कहा कि वह मुझे सुधरने का मौका देने के लिए तैयार हैं। सुधरने का? उसका क्या मतलब है? सी मिंगजिंग ने कहा, कल मैं अस्पताल में जांच के लिए गई थी और संयोग से गलियारे में ये परिवार की बूढ़ी मालकिन को फोन पर बात करते हुए सुना। वह किसी से सोन ग्रुप को दिवालिया करने के बारे में बात कर रही थी। उस समय मैंने सोचा कि वह साम्राज्य मेरे दादाजी के अपने हाथों से बनाया गया था और उसे एक पल में नष्ट नहीं किया जा सकता था। अपनी निराशा में मैंने दखल दिया और ये परिवार के बच्चे को बचाया, जिससे बूढ़ी मालकिन का गुस्सा शांत हो गया। सोन तेंगफेई को पसीना छूट गया, ये सोचकर कि सोन ग्रुप कल मौत के इतने करीब था। सोन तेंगफेई ने खुद को शांत करने के लिए एक और गहरी सांस ली, फिर सी मिंगजिंग को ध्यान से देखा। आपने ये परिवार के बच्चे को बचाया, उसका क्या मतलब है? क्या आप चिकित्सा जानती हैं? अध्याय 22 सी मिंगजिंग, मैं बीमार हूँ, मुझसे पंगा मत लो। सी मिंगजिंग ने थोड़ी सी त्योरियां चढ़ाई, उसका चेहरा गंभीर था। हाँ, ये परिवार चाहता है कि मैं मो यिन्हे की बीमारी का इलाज करूं। अगर मैं उसे ठीक कर पाई तो ये कर्ज चुकता हो जाएगा। अगर नहीं, तो वे सोन ग्रुप के पीछे पड़ जाएंगे। सोन तेंगफेई का दिल एक रोलर कोस्टर की तरह एक बार फिर से गहराई में जा गिरा। बकवास। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मो यिन्हे की बीमारी का इलाज करने में सक्षम हो? उन्हें बस यह विश्वास नहीं था कि उसके पास इतनी असाधारण क्षमता है। सी मिंगजिंग ने किसी ऐसे व्यक्ति का लहजा अपनाया जो आखिरी कोशिश कर रहा हो। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोशिश करनी ही होगी। सोन ग्रुप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जीवन और मृत्यु के संकट का सामना कर रहा है। सोन परिवार के सदस्य के रूप में मैं निष्क्रिय कैसे खड़ी रह सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह, मेरे साथ वापस चलो और अपने परदादा से मिलो। यहाँ तक कि तुम्हारे परदादा को भी पूरा भरोसा नहीं है कि वह मो यिन्हे की बीमारी का इलाज कर पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह डींग मारने की कि तुम उसे ठीक कर सकती हो?
उद्धरण चिन्ह। सोंग तेंगफेई हक्के बक्के रह गए। एक लाक्षणिक तलवार उनके सिर पर लटकी हुई लग रही थी, जिससे उन्हें बार बार कंपकंपी छूट रही थी। ये सच में सोंग परिवार के लिए एक बड़ी आपदा थी। रास्ते में सोंग तेंगफेई ने बूढ़े मास्टर सोंग को फोन किया। उन्हें सी मिंगजिंग की बातों पर पूरा यकीन नहीं था। बूढ़े मास्टर सोंग के व्यापक संपर्क थे, इसलिए कुछ चीजों की अभी भी पुष्टि की जा सकती थी। सी मिंगजिंग चुपचाप सोंग तेंगफेई के बगल में बैठी रही, उसे उसकी जांच करने से जरा भी डर नहीं लगा। अभी वह पहले से ही यह साजिश रच रही थी कि सोंग परिवार के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा कैसे खोदा जाए, जिससे मो इन्हें उनसे पूरी तरह से घृणा कर और मो इन्हें से शादी करने की सोंग प्यानलान की आखिरी उम्मीद भी टूट जाए। आधे घंटे बाद सोंग तेंगफेई गाड़ी चलाकर घर वापस आए। बूढ़े मास्टर सोंग ने पहले ही अस्पताल के डॉक्टरों के माध्यम से पूरे मामले की तह तक पहुंच चुके थे। विवरण ज्यादातर सी मिंगजिंग के बयान से मेल खाते थे। उसने ये परिवार के बच्चे को बचाया था और अपने उत्साह में बच्चे ने तुरंत शादी की भर्ती के लिए कॉल किया था। सोंग प्यानलान की आवाज अचानक तेज हो गई। ये कैसे संभव है? वह जेल स्टार से एक बेकार का चरा है, पूरी तरह से बेकार। वह ये परिवार के बच्चे को कैसे ठीक कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। सोंग प्यानलान ने एक पल के लिए सोचा, फिर निश्चितता के साथ घोषणा की, उस बच्चे का निश्चित रूप से फ्रैक्चर नहीं था, बस एक अव्यवस्था। सी मिंगजिंग बस अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थी, यह एक तुक्का था। मैं उस छोटी हरामजादी को फाड़कर रख दूंगी। उद्धरण चिन्ह। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सोंग प्यानलान ने सी मिंगजिंग को सोंग तेंगफेई के साथ अंदर आते देखा और बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ी। वह सी मिंगजिंग को मौके पर ही थप्पड़ मारने वाली थी, ये देखने के लिए कि क्या वह फिर से उसके अवसरों को छीनने की हिम्मत करेगी। सी मिंगजिंग की आंखों में एक सूक्ष्म बदलाव ही एकमात्र संकेत था, लेकिन वह हिली नहीं। जैसे ही सोंग प्यानलान करीब आई, सी मिंगजिंग बिजली की गति से चली। अचानक सोंग प्यानलान के वार करने से पहले सी मिंगजिंग ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़, कुरकुरी आवाज गूंज उठी। आह! सोंग प्यानलान की चीख पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। अपनी ऊंची हील में अस्थिर, उसने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गई। लिविंग रूम में हर कोई सन रह गया। सी मिंगजिंग की पुतलियां अचानक सुनहरी पीली हो गईं। फिर उसने अपना पैर उठाया और सोंग प्यानलान को जोरदार आत मारी। ऐसा लग रहा था मानो वह पागलपन के उन्माद में आ गई हो। सोंग तेंगफेई ने जल्दी से सी मिंगजिंग की बांह पकड़ी। रुको! इस पर सी मिंगजिंग ने अपना सिर ऊपर उठाया, सुनहरी लपटें उसकी आंखों में जोरदार तरीके से जलती हुई लग रही थीं। सोंग तेंगफेई डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। ये बूढ़े मास्टर सोंग थे जो तब आगे बढ़े और सी मिंगजिंग के सिर के पिछले हिस्से में एक सिल्वर सुई डाली। तभी सी मिंगजिंग की आंखों में ज्वाला जैसी सुनहरी पुतलियां धीरे धीरे शांत हुईं और अपनी सामान्य काली रंगत में लौट आईं। उसके क्रूर भाव भी एक हैरान करने वाले भाव में बदल गए। एक पल बाद सी मिंगजिंग ने देखा कि हर कोई उसे डर के मारे घूर रहा था। उसने भ्रम में पलकें झपकाईं। क्या हुआ? जमीन पर सोंग प्यानलान को देखकर, जिसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था, सी मिंगजिंग समझ गई। उसने अपने होठों को काटा, उसके चेहरे पर माफी का भाव था। माफ कीजिए, क्या मुझे एक दौरा पड़ा? मुझे तीव्र तनाव विकार है। जेल स्टार पर कैदी मुझे अक्सर तंग करते थे और आखिरकार मुझे ये बीमारी हो गई। जब भी मुझे लगता है कि कोई मुझ पर हमला करने वाला है, मुझे तुरंत एक दौरा पड़ता है और मैं बेहद हिंसक हो जाती हूँ। अब से कृपया मेरे पास शत्रुता के साथ न आएं, वरना आप गलती से घायल हो सकते हैं। उसका अनकहा संदेश स्पष्ट था, मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे उकसाओ मत। अध्याय 23 सी मिंगजिंग। गड्ढा खोदना, तुम्हारे कूदने का इंतजार करना। सोंग परिवार ने अभी तक कोई हंगामा शुरू भी नहीं किया था कि सी मिंगजिंग की मासूम बातों ने उन्हें रोक दिया, जिससे वे भड़क तो रहे थे लेकिन अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, यह नहीं जानते थे कि उसकी अजीबोगरीब बातों पर विश्वास करें या नहीं। आखिरकार एक आम इंसान की आंखें सुनहरी नहीं हो सकती, लेकिन शायद उन्होंने जेल स्टार के माहौल की कल्पना करते हुए सोचा, ये पूरी तरह से क्रूर अपराधियों, मौत की सजा पाएगा। कैदियों से भरा हुआ था, एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं था। ऐसी जगह पर बड़े होने के बाद यह एक चमत्कार होता अगर उसे तंग न किया गया होता। ये संभव था कि उसे इस हद तक सताया गया हो कि उसमें एक विभाजित व्यक्तित्व, स्प्लिट पर्सनालिटी विकसित हो गया हो, एक भयंकर दूसरा रूप महत्वपूर्ण क्षणों में उसके कमजोर रूप की रक्षा के लिए उभर रहा हो। ऐसी चीज पूरी तरह से असंभव नहीं थी। खासकर हाल ही में एक लोकप्रिय टीवी शो ने सोंग मा और फैंग जिंग दोनों का ध्यान खींचा था। यह एक लड़के के बारे में था जिसे एक अनाथालय में अक्सर तंग किया जाता था और आखिरकार उसमें एक दूसरा व्यक्तित्व विकसित हो गया था जिसमें असाधारण युद्ध कौशल थे। संक्षेप में, हाल के हंगामे के बाद सोंग परिवार के सदस्य अब सी मिंगजिंग से दूरी बनाए रखते थे, इस डर से कि उसे किसी भी पल एक दौरा पड़ सकता है। केवल सोंग प्यानलान, अपना खून बहता हुआ चेहरा ढके हुए, दहाड़ी, वह यकीनन नाटक कर रही है। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। सोंग तेंगफेई ने उसे डांटा, बस करो। यह आपस में लड़ने का समय नहीं है। अभी हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये परिवार के गुस्से को कैसे शांत किया जाए। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुम अपनी जगह नहीं जानती और यह गड़बड़ी पैदा की। उद्धरण चिन्ह। सोंग तेंगफेई को बहुत पहले से ही लग रहा था कि ये परिवार को मेडिकल इलाज से धमकाना बाघ के सिर से बाल तोड़ने जैसा था। हालांकि प्यानलान में सुंदरता और प्रतिभा का संगम है, वह देश में सबसे उत्कृष्ट नहीं है।
ये परिवार किस तरह का परिवार है और मो इन्हे का दर्जा कितना अछूत है। उन्हें पियानलान से शादी करने के लिए धमकाया कैसे जा सकता है। दादाजी बूढ़े हो रहे हैं। पियानलान की कुछ बातों से बहकाकर ऐसा विनाशकारी फैसला लेना। सोंग ग्रुप मेरी जीवन रेखा है। मैं अपनी बहन को इसे नष्ट करने नहीं दे सकता। सभी चुप हो जाओ, सोंग मुखिया ने कहा। उन्होंने सी मिंगजिंग के सिर के पिछले हिस्से से सिल्वर सुई निकाली और फिर उसकी नब्ज जांची। हालांकि चून की विभाजित व्यक्तित्व एक मानसिक बीमारी थी, उसकी नब्ज से उन्हें कुछ पता नहीं चला। सी मिंगजिंग अंदर ही अंदर मुस्कुराए। ये परिवार एकजुट नहीं था। सोंग पियानलान एक शीर्ष स्तरीय कुलीन परिवार में शादी करने के लिए तरस रही थी, जबकि सोंग तेंगफेई को सोंग ग्रुप खोने का डर था। वह इसका फायदा उठा सकती थी। एक छोटा लक्ष्य, फिर पहले सोंग पियानलान से निपटना। हालांकि वह ये सोच रही थी, उसका चेहरा निर्विकार बना रहा। उसी पल सोंग मुखिया ने अचानक पूछा, उनकी जांच पड़ताल भरी नजर सी मिंगजिंग पर टिकी थी। मुझे बताओ, क्या सच में तुमने ही उस बच्चे की टांग ठीक की थी? उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिंग सोफे पर बैठी थी, ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। वह आलस्य से पीठ टिकाकर बैठी, अपनी ठोड़ी को टिकाए हुए थी और अपने कनपटियों को रगड़ रही थी। सवाल सुनकर उसने एक ही शब्द कहा, हम। तुमने उसे कैसे ठीक किया? सोंग मुखिया ने थर्ड अस्पताल के एक डॉक्टर से फोन पर सलाह ली थी, जिसने कहा था कि ये बच्चा एक घूंसे से ठीक हो गया था। उस डॉक्टर ने पारंपरिक चीनी चिकित्सा की सराहना की थी कि वह कितनी गहरी और विस्मयकारी थी, यहाँ तक कि उससे सोंग मुखिया से सीखने की इच्छा भी व्यक्त की थी। यहाँ तक कि सोंग मुखिया ने भी, जो कई वर्षों के अभ्यास के साथ पारंपरिक चीनी चिकित्सा के एक प्रतिष्ठित मास्टर थे, कभी किसी विशेषज्ञ को एक ही घूंसे से फ्रैक्चर ठीक करते हुए नहीं देखा था। वह तो महज एक कल्पना थी। सी मिंगजिंग ने जानबूझकर अपनी ठोड़ी टिकाए और हंसते हुए कहा, मैंने बच्चे को घूंसा मारा। ये कुछ ऐसा है जो मैं जेल स्टार पर हमेशा करती थी। सोंग मुखिया अवाक रह गए। एक पल बाद उन्होंने अपनी छड़ी को जोरदार तरीके से पटका। बकवास। एक टाइप आईआईसी खुला टिबियल फ्रैक्चर अविश्वसनीय रूप से गंभीर है और तुमने उसे घूंसा मारा। खैर, मैंने उसे ठीक कर दिया, है ना? सी मिंगजिंग ने जानबूझकर एक अहंकारी और गर्व भरा लहजा अपनाया। सोंग मुखिया चाहते थे कि वह अपनी छड़ी से उस पर वार करें। और अगर तुमने उसे ठीक नहीं किया होता तो तुम पूरे सोंग परिवार को बर्बाद कर देती। मुझे बताओ, तुमने मो इन्हे के इलाज के लिए उसे क्या नुस्खा दिया? सी मिंगजिंग ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी और उसे एल्डर सॉन्ग को दे दिया। उसने सोचा, जब एल्डर सॉन्ग इसे देखेंगे तो शायद गुस्से में खून की उल्टियां कर देंगे। जैसा कि उसने सोचा था, एल्डर सॉन्ग ने प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद गुस्से में चाय की मेज पर जोर से हथेली मारी। तुमने ये प्रिस्क्रिप्शन मो इन्हे के लिए लिखी है? तुम हमारे सॉन्ग परिवार को बचाना चाहती हो या बर्बाद करना? उद्धरण चिन्ह। अपने दादाजी के चेहरे पर आए भयानक बदलाव को देखकर सॉन्ग तेंगफेई ने भौहें सिकोड़कर पूछा, दादाजी, इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या गलत है? एल्डर सॉन्ग ने कहा, ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत शक्तिशाली है। आम लोग इसे झेल नहीं पाएंगे। तुम्हारी बेटी को दवा का सिर्फ ऊपरी ज्ञान है, फिर भी वह ऐसी चीजें लिखने की हिम्मत तक करती है। पियानलान के मुकाबले वह कहीं नहीं ठहरती। अपने दादाजी की इस बात को सुनकर सॉन्ग पियानलान के चेहरे पर आखिरकार थोड़ी राहत आई। बकवास। प्रिजन स्टार की एक औरत मेरी, एक मेडिकल कॉलेज की टॉपर, से कैसे मुकाबला कर सकती है? इसके अलावा मैंने बचपन से दादाजी से पारंपरिक चीनी दवा सीखी है और अब मैं दोनों में माहिर हूँ। मैं चीनी और पश्चिमी दवा को मिलाकर इलाज करने में सबसे बेहतरीन हूँ। सी मिंगजिंग खुद को समझती क्या है? ये सोचकर कि सी मिंगजिंग की वजह से पूरे सॉन्ग परिवार पर मुसीबत आ सकती है, एल्डर सॉन्ग ने कड़े शब्दों में कह, इस प्रिस्क्रिप्शन का तुरंत इस्तेमाल बंद कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगा। तुम मो इन्हे का इलाज मेरे दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन से करो। हालांकि सी मिंगजिंग का रवैया बिल्कुल बेफिक्र था। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? प्रिजन स्टार पर तो हर कोई मेरी मेडिकल स्किल्स की तारीफ करता था। आपकी नज़रों में मैं इतनी बेकार क्यों हूँ? सी मिंगजिंग ने जानबूझकर एक अड़ियल भाव दिखाया। वैसे भी मुझे अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर पूरा भरोसा है। मुझे अब जाना चाहिए। मैंने ये नियानबाई से स्कूल से पिकअप करने का वादा किया है। इतना कहकर सी मिंगजिंग बिना सोचे समझे चली गई। एल्डर सॉन्ग गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत ये परिवार को फोन किया ताकि मो इन्हे को सी मिंगजिंग द्वारा दी गई प्रिस्क्रिप्शन लेने से रोका जा सके। दुर्भाग्य से उनके फोन रिजेक्ट कर दिए गए। एल्डर सॉन्ग ने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सॉन्ग पियानलान ने उन्हें रोक दिया। दादाजी, मैंने सी मिंगजिंग की प्रिस्क्रिप्शन देखी है। अगर मो इन्हे इसे लगातार 3 दिनों तक लेता है तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। हम तब तक क्यों न रुके जब तक वह इसे 3 दिनों तक न ले ले और ठीक होने की उम्मीद न रहे, और फिर हम दखल दें। बस सोचिए, उस समय हम ही वह होंगे जो मो इन्हे को यमदूत के पास से वापस खींच लाएंगे। वह हमारे इतने आभारी होंगे कि हम पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। यही हमारे कर्मों का सही प्रायश्चित होगा। अपनी पोती की बात सुनकर एल्डर सॉन्ग थोड़ा हिचकिचाए। सॉन्ग तेंगफेई गुस्से से भरकर चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता है कि मो इन्हे कौन है? अगर अगले कुछ दिनों में उसे कुछ हो गया तो क्या हमारा सॉन्ग परिवार उस जिम्मेदारी को उठा पाएगा? उद्धरण चिन्ह। हालांकि सॉन्ग पियानलान ने पलटकर जवाब दिया, भाई, जिसे ये जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी वह सी मिंगजिंग है, जो वापस आकर आपसे परिवार की दौलत के लिए लड़ रही है, सॉन्ग परिवार नहीं।
इसके अलावा अगर हम अभी जाकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या मुमकिन है कि हमारे प्रति कृतज्ञता उसके गुस्से से ज़्यादा होगी। 3 दिन बाद स्थिति अलग होगी। तब तक मोइन मौत के कगार पर होगा। जब मैं हस्तक्षेप करूंगी तो मैं उसकी जान बचाने वाली बन जाऊंगी। ये परिवार अपना गुस्सा सी मिंगजिंग पर निकाल सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से सॉन परिवार को दोष नहीं देंगे। यह मत भूलिए, भले ही सी मिंगजिंग आपकी बेटी है, उसके पास सॉन्ग रूप के आधे शेयर भी हैं। क्या आप उसे वे शेयर देने के लिए तैयार हैं? बेशक, मैं नहीं हूं। सॉन्ग तेंगफेई ने सोचा। सॉन्ग तेंगफेई शांत हो गया। अगर मैं इस बिन मान की बेटी के साथ इस मुद्दे को सुलझा सकता हूं और बिना किसी खून खराबे के सॉन्ग ग्रुप के सभी शेयर अपने पास रख सकता हूं, डॉट डॉट, तो वह एक पल भी नहीं हिचकिचाएगा। बेटियां तो बस एक बुरा निवेश हैं। मेरे पास बेटियों की कमी नहीं है, मुझे एक बेटे की जरूरत है। फिर भी सॉन्ग तेंगफेई पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये सब बिना मोयिन्हे को असल में कोई नुकसान पहुंचाए कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह। सॉन्ग प्यानलान पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी थी। वह इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं उसे कुछ होने दूंगी? सॉन्ग प्यानलान पहले से ही 3 दिन बाद के दृश्य की कल्पना कर रही थी। वह एक देवी की तरह मोयिन्हे को मौत के मुंह से वापस खींच लाएगी और वह चमकती हुई महिमा सा ए भरी होगी। सच्चे नायक को हमेशा अंतिम दृश्य के लिए एक शानदार प्रवेश करना चाहिए। ये सोचकर सॉन्ग प्यानलान लगभग जोर से हंस पड़ी। दूसरी ओर सी मिंगजिंग किंडरगार्टन पहुंची। सुबह उसने शियाओबाई से वादा किया था कि स्कूल के बाद वह उसे सबसे पहले लेने वाली अभिभावक होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य बच्चों को हमेशा पहले ले जाया जाता था, वह कभी पहले नहीं गया था। छोटे लड़के ने जोर देकर कहा था, ये छोटा मालिक बिल्कुल भी जलता नहीं है। ये छोटा मालिक बस यह महसूस करना चाहता है कि सबसे पहले पिकअप होने का कैसा एहसास होता है। पापा कहते हैं, जीवन के सभी पहलुओं का अनुभव करना आवश्यक है, नहीं तो जीवन अधूरा है। तो कुछ और बेहतर करने को न होने के कारण सी मिंगजिंग जल्दी ही किंडरगार्टन के गेट पर पहुंच गई। उसने अपने हाथ ओवरकोट की जेब में डाल रखे थे और वह कसकर बंद लोहे के गेट को घूर रही थी। जब गेटकीपर ने आखिरकार उन्हें खोला तो वह अंदर चली गई। वह ये नियानबाई के क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंची। सी मिंगजिंग वहां बेपरवाही से खड़ी थी, एक सहज ही ध्यान खींचने वाली और शानदार खूबसूरती। ये नियानबाई अपने पैरों को क्रॉस करके और बेफिक्री से अपनी सीट पर बैठा एक पेन की टोपी चबा रहा था। उसने अचानक ऊपर देखा और उसके चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। मैडम, वह इस छोटे मालिक को लेने आई हैं। कहीं दूसरों को पता न चले, छोटे लड़के ने अपनी कुरकुरी युवा आवाज में चिल्लाया, जितना हो सके दिखावा करते हुए। उसका गोरा कोमल सा चेहरा चमक उठा, जैसे कि सुबह की वसंत की किरणें। होम रूम टीचर सुबह सी मिंगजिंग से मिल चुकी थी। जो ड्राइवर आमतौर पर ये नियानबाई को लेने आता था, उसने भी उन्हें सूचित किया था कि शाम को सी मिंगजिंग बच्चे को लेने आ रही है। होम रूम टीचर मुस्कुराई, मिस सी, है ना? उद्धरण चिन्ह। नमस्ते टीचर, क्या स्कूल की छुट्टी हो गई है? मैं शियाओबाई को लेने और उसे घर ले जाने आई हूँ। हाँ, हो गई है। कृपया अंदर आएं। मैं होमवर्क बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। कृपया उसके पिता को कहें कि आज रात उसके होमवर्क के साथ एक छोटा वीडियो बनाएं और ग्रुप में पोस्ट करें। ठीक है, मैं बता दूंगी। सी मिंगजिंग आराम से क्लासरूम में चली गई। उसने एक ऊंट के रंग का कश्मीरी ओवरकोट पहन रखा था, एक फैशनेबल, आकर्षक, मध्य लंबाई की शैली जो सुंदर, स्टाइलिश और गर्म थी। 1.75 मीटर की उसकी कदकाठी पर यह उसे और भी अलग दिखा रहा था, जिसमें एक अवर्णनीय परिष्कार का एहसास था। संक्षेप में, ये नियानबाई का गर्व और अहंकार आसमान छू रहा था। उसकी छोटी सी घमंड की भावना पूरी तरह से संतुष्ट थी। लंबे समय तक अन्य बच्चों को सुंदर माताएं लेने आती थीं, जबकि उसके पास कोई नहीं था। लेकिन अब उसकी अपनी महिला थी। उसकी महिला असाधारण रूप से सुरुचिपूर्ण और सुंदर थी। वह सभी अन्य बच्चों की माताओं से बेहतर थी। ये नियानबाई ने जल्दी से अपनी किताबें और पेन की टोपी पैक की, उन सभी को अपने बैकपैक में भर दिया। उसने जिप को जिप जिप की आवाज के साथ बंद किया, बैग को अपनी पीठ पर लादा और एक शांत इतराते हुए अंदाज में क्लासरूम से बाहर निकला, जैसे कि वह जगह उसकी हो। सी मिंगजिंग का हाथ पकड़कर वह क्लासरूम से बाहर निकला। उसका बारीक तराशा हुआ छोटा सा चेहरा विजय से चमक रहा था, उसका मनोबल ऊंचा था। सी मिंगजिंग मन ही मन मुस्कुराए। उसे नहीं पता था कि वह किस बात पर इतना इतरा रहा था। वह बचपन की खुशियों को नहीं समझती थी, लेकिन वह इस छोटी सी घमंड को बचाना चाहती थी जिसने उसे इतनी बड़ी खुशी दी थी। जब वे घर लौटे तो उन्होंने कई मजदूरों को जागीर के चारों ओर निगरानी कैमरे लगाते हुए देखा, जो चारों ओर घूम रहे थे। यहां तक कि विला के अंदर भी लोग उन्हें लगाने में व्यस्त थे। सी मिंगजिंग ने उत्सुकता से पूछा, ये सब किस लिए है? ये शेन संयोग से लिविंग रूम से बाहर आए और सी मिंगजिंग को खींचकर यार्ड में ले गए ताकि फुसफुसा सकें। मिस सी, आपने कल रात मेरे भाई के साथ क्या किया था? क्या आप पागल हैं? आपने मेरे भाई को काटने की हिम्मत कैसे की? अब उन्हें यकीन हो गया है कि उन्हें काटने वाली उनकी भाभी थी। वह हर जगह कैमरे लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि अगर वह आज रात फिर से उनके कमरे में आती है तो उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। सी मिंगजिंग के अंदर अलार्म की घंटियां बजने लगीं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आपने मिस्टर मो को यह नहीं बताया ना कि कल रात वह मैं थी? ये शेन ने कहा, क्या मैं पागल हूँ?
मेरे भाई का बेडरूम महिलाओं के लिए ऑफ लिमिट है। क्या आपने नहीं देखा कि घर के सभी कर्मचारी पुरुष हैं? मैं आपको बताता हूँ, कल रात उनके बेडरूम में होने के बारे में अपना मुंह बंद रखें। इस बारे में एक शब्द भी बाहर न निकलने दें। सी मिंगजिंग ने गहरी राहत की सांस ली, उसकी आंखें शरारती ढंग से चालाक थीं। कोई बात नहीं, लेकिन आपके भाई का स्वास्थ्य कमजोर है। आज शाम को दवा लेने के बाद वह पिछली रात जैसा ही अनुभव करेंगे। मेरे बिना मुझे डर है कि वह फिर भी इसे पार नहीं कर पाएंगे। ये शेन ठीक इसी मुद्दे पर विचार कर रहा था। जब समय आएगा तो मैं कुछ सोच लूंगा। और हाँ, आज रात तुम मेरे भाई को फिर से नहीं काट सकती। उद्धरण चिन्ह। सी मिंगजिन के कान थोड़े गर्म हो गए। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। उस आदमी ने उसे पकड़ कर क्यों रखा और छोड़ा नहीं? इसके बाद वह शियाओबाई को उसके होमवर्क में मदद करने के लिए लिविंग रूम में चली गई। जब शियाओबाई ने अपना होमवर्क खत्म किया तो आसमान काला हो चुका था और बटलर ने उन्हें भोजन के लिए खाने का बड़ी ही मेज पर बुलाया। उसी समय मोइन्हे ऊपर से नीचे आए। उन्होंने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, एक शुद्ध सफेद शर्ट और काली पैंट। हालांकि यह उनके अंदर की महानता और परिष्कृत हवा को छिपा नहीं सका। उनकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जो उनकी कॉलरबोन के पास हल्के हल्के दांतों के निशान दिखा रहे थे। सी मिंगजिंग ने उन पर एक नज़र डाली, जल्दी से अपनी नज़र हटा ली और सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह बहुत उत्सुकता से उनके पास जाकर उनकी शर्ट का बटन लगाना चाहती थी। यह आदमी, क्या वह थोड़ा छिपाना नहीं जानता? बिल्कुल शर्मनाक। खाने की मेज पर ये नियानबाई ने अपनी आंखें खोलकर अपने बेहद खूबसूरत पिता को घूर कर देखा। पापा, आपको किसने काटा? मेरी महिला ने, मोइन्हे ने लापरवाही से जवाब दिया, जैसे कि उन्होंने मेज के सिर पर कुर्सी खींची और बैठ गए। उनका व्यवहार शांत था और उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि उसमें को ई घमंड की भावना न हो। खांसी, खांसी, खांसी। सी मिंगजिंग, जो अपनी सूप पी रही थी, ये सुनकर बुरी तरह से खांसने लगी। ये नियानबाई तुरंत खड़ा हो गया, अपना छोटा सा हाथ उसकी पीठ पर थपथपाने के लिए फैलाया। छोटा प्यारा लड़का हमेशा उस लड़की को प्यार करना चाहता था जिसे वह अपना मानता था। जिंगजिंग, क्या तुम ठीक हो? ऐसा नहीं है कि तुमने मेरे पापा के कंधे को काटा है। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? खांसी, 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 खांसी। सी मिंगजिंग और भी बुरी तरह से खांसने लगी। ये छोटा शैतान ऐसी सीधी सादी बातें बोल रहा है। ये शेन भी खांसने लगा, ऊपर देखते हुए और जोर देकर कहा, भाई, सच में मैंने ही तुम्हें काटा था। क्या आप शांत हो सकते हैं? सच में वह भाभी नहीं थी। ये शेन को डर था कि उसके भाई की उम्मीद जितनी ज्यादा होगी, उसकी निराशा उतनी ही ज्यादा होगी। मोइन्हे ने ये शेन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एक बार जब वह किसी बात के बारे में निश्चित हो जाते थे, तो किसी का विरोध उनकी राय नहीं बदल सकता था। वह महिला जिसे वह 12 साल की उम्र से पाल रहे थे, वह उसके फेरोमोन से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। वे उनकी हड्डियों में अंकित थे, उनके मांस और रक्त के साथ मिल गए थे, एक जीवन भर के लिए अविस्मरणीय। ये नियानबाई उत्साह से उछल पड़ा। पापा, क्या मम्मी वापस आ गई हैं? हाँ, वह वापस आ गई है। वाह, मम्मी कहाँ हैं? मोइन्हे की आंखें काली हो गईं और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह चुप रहे। वह भी जानना चाहते थे, अगर वह महिला सच में वापस आ गई थी, तो वह उनके साथ क्यों लुका छिपी खेल रही थी? मोइन्हे की आवाज़ गहरी थी। कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारी मम्मी को पकड़ लूंगा। वह हमेशा शरारती रही है, कभी शांत नहीं रही। एक बार जब मैं उसे पकड़ लूंगा, तो मैं उसे 3 दिन और 3 रात के लिए बंद कर दूंगा और देखूंगा कि क्या वह अभी भी बिना किसी निशान के भागने की हिम्मत करती है। ये नियानबाई ने जोरदार तर्क दिया, पापा, आप मुझे आमतौर पर यह नहीं सिखाते। आप कहते हैं कि आपको अपनी महिला को संजोना चाहिए। भले ही वह गलत हो, एक आदमी को उदार होना चाहिए, गलती स्वीकार करने के लिए पहल करनी चाहिए और धैर्यपूर्वक उसे मनाना चाहिए। आप कहते हैं कि इसे सही होना कहते हैं, और एक सच्चा आदमी अनुकूल होना चाहिए। तुम क्या जानते हो? खाते समय या बिस्तर पर रहते समय बात मत करो। बस अपना खाना ठीक से खाओ। मोइन्हे अपने बेटे से सिखाए जाने वाले नहीं थे। ये नियानबाई ने गर्व से हंसते हुए कहा, ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि आपने माँ को संजोया नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। आपको मुझसे सीखना चाहिए, मेरी जिंगजिंग मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। खांसी, खांसी, खांसी। डॉट डॉट। बेचारी सी मिंगजिंग फिर से खांसने लगी। ये छोटा लड़का, क्या वह कभी नहीं छोड़ेगी का मतलब पूरी तरह से गलत समझता है। उसने कब उसे इस तरह साथ रहने का वादा किया था? हालांकि सी मिंगजिंग के दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। ऐसा लगता था कि आज रात उसे मोइन्हे की जड़ी बूटी की दवा में कुछ अतिरिक्त मिलाना ही होगा, कुछ ऐसा जो ये सुनिश्चित करे कि वह आसानी से नहीं जागेंगे। वह पिछली रात की तरह ऐसी दयनीय स्थिति में भाग नहीं सकती थी। यह अर्ध पारदर्शी वस्तु एक बहुत ही पतली, अभेद्य बाधा थी जो तोप के गोले से लेकर गोलियों और लेजरों तक के हमलों का सामना करने में सक्षम थी। इसे पहले ही अंतरिक्ष यान के रक्षा प्रणालियों में लागू किया जा चुका था, लेकिन आम लोगों के लिए यह एक अप्राप्य विलासिता बनी हुई थी, जिसे भारी भरकम रकम देकर भी हासिल करना मुश्किल था। फिर भी मोइन्हे इसे एक पिंजरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, एक छोटे से काम के लिए हथौड़े का इस्तेमाल। यह आदमी, उसे पकड़ने के लिए उसने वास्तव में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेबी, भागने के बारे में सोचना भी मत। वह आदमी, जो एक लट्ठे से भी गहरी नींद में लग रहा था, अचानक उसने अपना हाथ बाहर निकाला।
उसकी हथेली, मजबूत और शक्तिशाली, ने सी मिंगजिंग की पतली कलाई को कसकर पकड़ लिया। तुरंत सी मिंगजिंग का शरीर अनियंत्रित रूप से उस आदमी के मजबूत आलिंगन में गिर गया। उसकी नाक उसकी छाती से टकराई और सी मिंगजिंग जम गई, उसकी नसें चिल्ला रही थीं। दरअसल ये पूरी तरह से ढोंग नहीं था। दवा के प्रभाव के कारण मोइन्हे वास्तव में बहुत सचेत नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली थीं। फिर भी वह स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता था, केवल एक अस्पष्ट दोहरी छवि। लेकिन उसने पिछली रात सबक सीख लिया था और निश्चित रूप से एक ही गलती 2 बार नहीं करेगा। उसने केवल निगरानी कैमरे ही तैयार नहीं किए थे। कोई भी आसानी से अपने गुप्त हथियार को उजागर नहीं करता। अन्यथा मोइन्हे के पिछले 25 साल पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। यहाँ तक कि ये शेन को भी बेडरूम में स्थापित फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके अलावा इसमें बिजली का उपयोग नहीं होता था, इसलिए बिजली कटौती का इसके कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वह सफल हो गया था। मोइन्हे, उसकी चेतना धुंधली थी, एक अंधेरी छाया की तरह उस पर मंडरा रहा था। उसकी नीची, चुंबकीय आवाज बेहद खुश थी। बेबी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। सी मिंगजिंग का दिमाग भन्ना गया। दवा पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। उसने निराशा में सोचा। सी मिंगजिंग का पूरा शरीर तनाव में आ गया और उसने सहज रूप से विरोध किया। मुझे छोड़ दो, मोइन्हे। उसका दिमाग अभी भी धुंधला था, उसने उसके विरोध को महसूस किया। उसकी भुजाएं अचानक कस गईं। एक शक्तिशाली दमन का एहसास पूरे कमरे में फैल गया क्योंकि उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके तराशे हुए होंठ, जिनमें हावी कोमलता का एक संकेत था, उसकी गर्दन के घुमाव में दब गए क्योंकि उसने उसकी गंध को अंदर लिया। उसकी आंखें, हालांकि स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रही थीं, लेकिन उसकी इंद्रियों ने उसकी बेबी की अनूठी गंध को वास्तव में पहचान लिया। यह अचूक था। अगले ही पल सी मिंगजिंग की आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि उस आदमी ने अचानक उसके होठों को पकड़ लिया था। मम्फ। सी मिंगजिंग की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। अगले ही पल उसने खुद को उस आदमी के आलिंगन में एक नर्म, मीठी कुशन की तरह महसूस किया। एक आवाज, जबरदस्त रूप से मजबूत फिर भी कोमल, उसके कान के पास गूंज बड़ी ही, मुझे पता था कि यह तुम हो, बेबी। भले ही उसकी दृष्टि धुंधली थी, भले ही उसका दिमाग अस्पष्ट था, वह बस जानता था, उसकी भुजाओं में छोटे जीव से निकलने वाले ड्रैगन के फेरोमोन उसकी महिला के थे। तुम कुछ नहीं जानते। सी मिंगजिंग अंदर ही अंदर उबल रही थी। तो वह आदमी आखिर सचेत नहीं था। अपने धुंधले दिमाग के साथ भी वह उसे मात दे सकता था। उसने उसे कम आंका था। दुश्मन को कम आंकने का परिणाम उसके आलिंगन में कैद होना था, जिसे शियाओबाई की मां समझा जा रहा था। एक बार जब वह होश में आ जाता और अपनी गलती का एहसास करता, तो वह निस्संदेह पछतावे से भर जाएगा। वह शायद उग्र रूप से अपने दांत ब्रश करेगा, शायद अपना गुस्सा भी उस पर निकालेगा। सी मिंगजिंग की किसी और की जगह लेने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने उग्रता से संघर्ष किया, अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके उस पर प्रहार किया, लेकिन मोइन्हे की ताकत उससे भी अधिक दुर्जय थी जितनी उसने कल्पना की थी। अगर वह किसी को छोड़ने से इनकार करता, तो आप उसके हाथ काट सकते थे, और वह फिर भी अपनी पकड़ को जरा सा भी ढीला नहीं करता। रात के गहरे अंधेरे में दोनों चुपचाप कुश्ती करते रहे, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। मोइन्हे एक जीवंत सपने में लग रहा था, एक ऐसा सपना जिसमें उसने उस महिला को पकड़ लिया था जिसकी वह दिन रात लालसा करता था। जब तक वह जागने तक पकड़ रखता, वह पूरी तरह से विजयी होकर निकलेगा। सी मिंगजिंग ने उस आदमी के कंधे पर जोर से काट लिया, लेकिन मोइन्हे ने एक भी आह नहीं भरी। उसने पिछली रात के अनुभव से सबक सीख लिया था। भले ही उसके कंधे से मांस का एक टुकड़ा काट लिया गया हो, फिर भी उसने मजबूती से छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने 5 साल तक इंतजार किया था, 5 साल तक लालसा की थी। ये कैसे संभव था कि वह सिर्फ इसलिए उसे फिसलने दे क्योंकि उसे चोट लगी थी। बेबी, भागना नहीं। मोइन्हे पलट गया, उसके पूरे शरीर को अपने आलिंगन में पूरी तरह से दबा दिया, उसके हाथों को उसके सिर के दोनों तरफ टिका दिया। उसका लंबा और राजसी शरीर उस पर भारी पड़ रहा था, उसकी खुरदरी सांस लगभग उसके कान के पास थी जब उसने कहा, अच्छे से रहो। सी मिंगजिंग के माथे में दर्द होने लगा। उसकी बात सुनो, मेरे पैर। अभी उसका पूरा शरीर गर्म और बेचैन महसूस कर रहा था, वह बस एक ठंडे पानी का स्नान करना चाहती थी। यह ऐसा था जैसे उसे किसी शक्तिशाली दवा से नशा किया गया हो और एक शीर्ष श्रेणी के आदमी के साथ एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो। चांदनी में वह स्पष्ट रूप से उसकी एडम की सेब को देख सकती थी जो बात करते समय लयबद्ध रूप से हिल रही थी। पुरुष हार्मोन की गंध उसके चेहरे पर पूरी तरह से आ गई। ओह, ये पीड़ा! और मामले को और भी बदतर बनाने के लिए सी मिंगजिंग ने महसूस किया कि उसे कैद करने वाला आदमी गर्म और गर्म हो रहा था, और उसकी धुंधली आंखों में एक रोशनी उभरने लगी थी। सी मिंगजिंग के माथे में तीव्र दर्द होने लगा। क्या करें? अगर मोइन्हे जाग जाता और उसे पता चलता कि उसने गलत व्यक्ति को गले लगाया और चूमा है, तो क्या वह उसे मौके पर ही गला घोंट देगा? वह निश्चित रूप से उसे ये परिवार से बाहर निकाल देगा। 1 सप्ताह की परीक्षण अवधि तुरंत 2 दिनों तक कम हो जाएगी। 2 बार उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी और दोनों बार वह विफलता के कगार पर थी। वह निश्चित रूप से वापस ओल्ड मास्टर सॉन के पास चला जाएगा। निराशा में सी मिंगजिंग ने अचानक एक निर्णय लिया जो खुद को जीवित रहने के लिए एक हताश स्थिति में रखने के समान था। ये सही है। वह मोइन्हे को ये पता नहीं लगने दे सकती थी कि वह जिसे पकड़े हुए था, वह सी मिंगजिंग थी, भले ही इसका मतलब उसकी दूसरी पहचान को उजागर करना हो।
तो जब मोयिन्हे की नज़र धीरे धीरे तेज हुई तो उसने निम्नलिखित दृश्य देखा। उसके आलिंगन में उसने एक नर्म आलीशान क्यू संस्करण चिबी ड्रैगन को पकड़ रखा था, जो एक तकिए के आकार का था, एक गर्म और नर्म आभा विकीर्ण कर रहा था और आज्ञाकारी रूप से उसकी बाहों में सिमट रहा था। उसका छोटा सा सिर एक बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी गर्दन के घुमाव में दबा हुआ था, रोएंदार था। उसके फर के बीच दो सुपर प्यारे छोटे ड्रैगन सींग खड़े थे, जो एक क्रिस्टल स्पष्ट चांदी सफेद चमक के साथ चमक रहे थे, उसकी तराशी हुई जबड़े के खिलाफ रगड़ रहे थे, जिससे उसके दिल में थोड़ी खुजली हो रही थी। उसकी पीठ पर चमकदार चांदी सफेद ड्रैगन की खालें सजी हुई थीं जो हल्के सुनहरे रंग में चमक रही थीं, जबकि उसका छोटा सा पेट हल्के गुलाबी रोए से ढका हुआ था जो इतना हल्का था कि यह लगभग सफेद था। सबसे मजबूत ड्रैगन की खालें सबसे नर्म रोए के साथ मिलकर उसे अपनी बाहों में इतना अच्छा महसूस करा रही थी कि उसने उसके दिल को नर्म कर दिया। उसकी जलती हुई नज़र को महसूस करते हुए छोटा जीव अचानक स्थिर हो गया, धीरे धीरे अपने लगातार सिर हिलाने वाले सिर को ऊपर उठाया। सुनहरी सुनहरी आंखों की एक जोड़ी थोड़ी चौड़ी हो गई थी, जो उसे एक मासूम छोटे क्यूट की तरह देख रही थी, जिसकी पलकें पंखों की तरह मुड़ी हुई थीं, जो झपक रही थीं। सी मिंगजिंग ने अपने जीवन भर के आकर्षण का इस्तेमाल किया। अब एक क्यू संस्करण चिबी ड्रैगन के रूप में कोई रास्ता नहीं था कि मोयिन्हे, भले ही उसकी तेज आंखें हों, उसे सी मिंगजिंग के रूप में पहचान सके। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात मोयिन्हे को मौत तक मोहित करना था। फिर उसे फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड को बंद करने के लिए जादू करना था और जब उसकी सुरक्षा कम हो तो वह भाग सके। आखिरकार उसने निश्चित रूप से पहले भी ड्रैगन को देखा होगा। चूंकि शियाओबाई की मां उसकी तरह की थी, इसलिए उसे चौंकाने का डर नहीं था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मोयिन्हे को क्यूटनेस से अभिभूत करने के बजाय उसने उसे इतनी गहराई से हिला दिया कि उसकी आकर्षक आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। बेबी, मोयिन्हे की एडम की सेब उछली और उन दो शब्दों से प्रेरित आंसू, जो प्यार के दर्द से भारी थे, सीधे उसकी आंखों के कोनों से फिसल गए। 5 लंबे सालों के बाद, 1915 रातों की लालसा के बाद, उसने आखिरकार अपने दिल के प्यारे को फिर से देखा, जो उसकी याद में गहराई से अंकित बेबी के समान था। सी मिंगजिंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। एक आदमी जिसकी उपस्थिति दिन के उजाले में हर किसी पर हावी हो सकती थी, वह वास्तव में उसे पकड़े हुए था और आंसू बहा रहा था। सच में, क्या उसकी आंसू बहाने की सीमा इतनी कम थी? क्या ऐसा हो सकता है कि शियाओबाई की मां बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो? यह इतिहास की सबसे बड़ी गलती होनी चाहिए। सी मिंगजिंग एक पल के लिए रुक गई। क्या सभी ड्रैगन ऐसे नहीं दिखते? उसे अपनी आंखें घुमाने की इच्छा हुई। इस आदमी ने अपनी ही पत्नी को किसी और के लिए गलत समझा और अब इतने गहरे स्नेह से रो रहा था। वह सचमुच निःशब्द थी। सी मिंगजिंग अपने प्यारे छोटे ड्रैगन रूप में मोयिन्हे के सुंदर चेहरे पर अपने छोटे ड्रैगन पंजों से थपथपाया। उसने अपने रोएंदार छोटे सिर को झुकाया, अपनी छोटी ड्रैगन पूंछ को अर्धपारदर्शी फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड की ओर इशारा किया और अपनी वयस्क आवाज से पूरी तरह से अलग आवाज में कहा, एक बच्चे की तरह नर्म और डरपोक, खोल दो। मोयिन्हे ने उस दिशा का अनुसरण किया जहां उसकी छोटी पूंछ ने इशारा किया, फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड को देखा और अचानक अपने आंसुओं के बीच हंस पड़ा। एक पल वह एक लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन की भावना से अभिभूत था, अगले पल वह सबसे दुष्ट खलनायक की तरह लग रहा था, अपनी अच्छी तरह से परिभाषित जबड़े से उसके अविश्वसनीय रूप से प्यारे छोटे ड्रैगन सींगों को रगड़ रहा था। उसने बेफिक्री से कहा, बेबी, तो तुम प्रोटेक्टिव शील्ड से फंस गई थी? उद्धरण चिन्ह, मुझे पेशाब करना है। सी मिंगजिंग वास्तव में अपनी ही नर्म, डरपोक, बच्चे जैसी आवाज को सहन नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने खुद से कहा कि उसे इसे सहना होगा। अगर वह क्यूटनेस नहीं बेच सकती, तो वह कभी कैसे भाग सकती है? उसकी पूरी हैरानी के लिए, मोयिन्हे ने उसके चमकदार छोटे ड्रैगन सींगों को चुटकी लेने के बाद, वह अचानक खड़ा हो गया और बिस्तर के नीचे से एक छोटी सी पॉटी बाहर निकाली। डॉट 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 सी मिंगजिंग ने छोटी पॉटी को घूर कर देखा, उसकी आंखें सदमे में लगभग बाहर निकल आईं। क्या यह आदमी पागल हो गया है? वह बिस्तर के नीचे एक पॉटी क्यों छिपाएगा? क्या उसके पास दूरदर्शिता की क्षमता है? मोयिन्हे, जिसने अपनी गहरी लालसा को दबा दिया था, उसने उसे गले लगाया, जो किसी भी पल फूटने के लिए तैयार थी, और अपनी उंगली से उसके हल्के गुलाबी पेट पर धीरे धीरे गोल गोल घुमाया। बेबी, जाओ और पेशाब करो। जो कुछ भी तुम चाह सकती है। ओह, वह सब बिस्तर के नीचे है। तुम्हारे छोटे दिमाग में जो कुछ भी आ सकता है, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर लिया है। डॉट 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 सी मिंगजिंग को विश्वास नहीं हुआ। उसकी छोटी चिबी शैली की मनमोहक स्वयं अपने चारों पंजों का उपयोग करते हुए बिस्तर से कूद गई और जांच करने के लिए अपना रोएंदार छोटा सिर उसके नीचे ड आला, एक पॉटी, एक बच्चे की शौचालय सीट, स्नैक्स का एक पूरा डिब्बा, यहाँ तक कि एक इंडक्शन कुकर भी कटोरे और चम्मच के साथ, सभी को साफ सुथरा, व्यवस्थित और वर्गीकृत किया गया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये छोटा है, लेकिन इसमें सब कुछ है। उसने हर संभव दैनिक आवश्यकता को बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। क्या यह आदमी बीमार है या क्या? एक हमस्टर भी इतना तैयार नहीं होता। तुमने ये सब किस लिए तैयार किया? सी मिंगजिंग ने दांत पीसे। मोयिन्हे ने बात नहीं की, बस धीरे से हंसा। वह बिस्तर पर लेट गया, एक लंबी बांह फैलाई, और एक हाथ से उसने जोरदार दांत पीसने वाले चिबी शैली के मनमोहक छोटे ड्रैगन को बिस्तर के नीचे से उठाया और उसे वापस उस पर रख दिया। उसकी गहरी आवाज गुस्से से भरी थी। बेबी, मैं तुम्हारे उस सिर में पक रही छोटी छोटी योजनाओं को कैसे नहीं जान सकता?
अच्छे से रहो, कोई मजेदार विचार मत लाना, तुम भाग नहीं सकती। उसकी कोमल आवाज में एक छिपी हुई चेतावनी थी। सी मिंगजिंग, उन सभी चीजों में से जिनकी उसने गणना की थी, उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि शियाओबाई की माँ भी इतनी चालाक थी, इतनी ज्यादा कि यह आदमी पहले से ही पूरी तरह से तैयार था ये सोचने के लिए कि वह एक उथली खाई में डूब जाएगी। हार मानकर सी मिंगजिंग आदमी की छाती पर फैली हुई पड़ी थी। उसने खुद को एक निराश छोटे जीव की तरह महसूस किया जिसने अपनी सभी चालें खत्म कर दी थी, लेकिन फिर भी वह बुद्ध की हथेली से बच नहीं पाए। क्यूटनेस और आकर्षण का सारा ढोंग गायब हो गया। उसने अचानक मोयेन हे पर दांत की दो पंक्तियां दिखाईं। उसकी अभिव्यक्ति उग्र थी, उसका सच्चा स्वभाव प्रकट हुआ, उसकी आंखें एक बाघ की तरह भयानक थीं। वह बिल्कुल गुस्से में थी। यह आदमी सिर्फ विषैला नहीं था, वह उससे मुकाबला करने में माहिर था।